हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ग्रिड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल फ़ेलोशिप के बारे में, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम MANF। तो ये फ़ेलोशिप क्या है आपकी? ये बेसिकली आपकी PhD MPhil जो कर रहे हैं, परस्यू करते हैं कैंडिडेट्स, ठीक है, उनके लिए ये फ़ेलोशिप है। जिस तरीके से आपका GRF होता है उसी तरीके से ये MANF है आपका, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्या डिटेल आपकी हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सारी डिटेल्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आपका MANF क्या है, तो मैंने फुल फॉर्म बता दी है, मौलाना आज़ाद नेशनल फ़ेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। तो जो माइनॉरिटी कैटेगरी से होते हैं उनके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए ये फ़ेलोशिप है, ठीक है, स्पेशली माइनॉरिटीज़ के लिए। उसके अलावा ये फ़ेलोशिप क्यों अवार्ड की जाती है? तो जो भी रेगुलर और फुल टाइम रिसर्च या मतलब आपका PhD या MPhil कर रहे हैं माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, उनके लिए ये फ़ेलोशिप अवार्ड की जाती है। और फाइनल कि UGC इसका नोडल एजेंसी होता है। लाइक MANF कौन आपको प्रोवाइड कराता है? UGC इसे प्रोवाइड कराता है आपका, ठीक है। इसके अलावा कि कौन अप्लाई कर सकता है इसके लिए, तो ये भी गिवन है यहाँ पे, द कैंडिडेट्स शुड बिलोंग टू one of the minority communities notified under section 2C of the National Commission for Minorities Act 1992, ठीक है। तो माइनॉरिटीज़ एक्ट के सेक्शन 2C के अंदर जो मेंशन है वो, जैसे कि बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, सिख और आपके पारसी, तो जो इन कम्युनिटी से आते हैं, ठीक है, ये बेसिकली आपके माइनॉरिटी में आते हैं। तो इस माइनॉरिटी कैटेगरी जो भी माइनॉरिटी कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, इन कैटेगरी से वो सब इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो एलिजिबल हैं इस फेलोशिप के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो द कैंडिडेट शुड अप्लाई एंड अपीयर इन UGC नेट और जॉइंट CSIR UGC टेस्ट फॉर बोथ JRF एज वेल एज एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो बेसिकली आपको क्या करना है, UGC नेट के लिए अपीयर करना है। पहले क्या होता था, सेपरेट फॉर्म भरा जाता था इसके लिए, बट अब सेपरेट फॉर्म नहीं है, सेपरेट फॉर्म फिल नहीं होगा, कोई अलग से फॉर्म नहीं भरा जाएगा। आपका UGC नेट के लिए जैसे एग्जाम के लिए अपीयर करते हो, उसके लिए आप फॉर्म भरोगे, वहाँ पे अपनी कैटेगरी डिसाइड करोगे माइनॉरिटी, ठीक है, और वहाँ पे भी आप अप्लाई करोगे JRF एंड एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। जैसे मैंने बताया है, जब आप UGC नेट के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल करते हो, ठीक है, तो उसमें आपके 2 पॉइंट आते हैं। पहला आता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, ठीक है, कि केवल आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो, और दूसरा आता है कि JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के 2, जिसमें कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको किसके लिए अप्लाई करना होगा, JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो यहाँ पे ये कंडीशन है। और दूसरा यहाँ पे कि आपको क्वालिफाई करना होगा, कौन सा, नेट। देखो JRF क्वालिफाई हो जाएगा तो आपको MANF क्या ही चाहिए, क्योंकि वो भी फेलोशिप ही मिल जाएगी आपको JRF में। लेकिन यहाँ पे बेसिक कंडीशन क्या है कि JRF तो आपको MPhil PhD वगैरह के लिए अगर आपका हो जाता है तो बहुत अच्छा है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर केवल क्वालिफाई करते हो तो आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बेसिकली आपका JRF का परसेंटेज ज़्यादा होता है और असिस्टेंट प्रोफेसर का कम। इनके बीच में मैंने डिफरेंस बताया हुआ है, एक बेसिक JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर क्या होता है उसको देख लेना आप लोग, ठीक है, आई बटन पर आ जाएगा लिंक। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर आपने JRF क्लियर कर लिया है, ठीक है, JRF कैटेगरी से आपने क्लियर कर लिया है, तो आप क्या करोगे, आपको MANF की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि आपको वहाँ पे JRF तो मिल ही जाएगा, वहाँ पे फेलोशिप मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है MANF के लिए कि आपको जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा नेट, ठीक है, नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो थोड़ा एक कम रेशो में होता है इन कंपैरिजन टू JRF, ठीक है। तो आपको नेट क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद ही आप एलिजिबल हो सकते हो MANF के लिए। तो यहाँ पर ये बेसिक कंडीशन है आपकी कि आपका UGC नेट फॉर्म वगैरह के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर है आपका कि वैलिडिटी क्या है MANF की। तो जो कैंडिडेट ऑलरेडी जिन्होंने एडमिशन ले लिया है MPhil या PhD में, और MPhil PhD वो ऑलरेडी कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो अपना UGC नेट का एग्ज़ाम अपीयर करते हैं, ठीक है, जिनका ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है, उसके साथ साथ उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे क्या है, उनके लिए जो वैलिडिटी ऑफ़र है वो केवल 3 महीने के लिए है, 3 मंथ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेट क्वालिफाई करना है, और अगर आप ऑलरेडी MPhil PhD कर रहे हो, उसके साथ आप नेट क्वालिफाई करते हो, तो आपके लिए वैलिडिटी 3 मंथ्स रहेगा। कौन सी डेट से, जब से आपको अवार्ड लेटर, जो भी आपका नेट क्वालिफाई का सर्टिफिकेट जो इशू हुआ है, उससे आपके 3 मंथ का टाइम पीरियड रहेगा आपके पास इस फेलोशिप को अवेल करने के लिए। लेकिन
यहाँ पे बोला है कि जो कैंडिडेट एमफिल पीएचडी अभी नहीं कर रहे हैं, कई ऐसे होते हैं ना जो पहले एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद अप्लाई करते हैं एमफिल या पीएचडी के लिए, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए यहाँ पे वैलिडिटी है 3 ईयर्स की। जब से उन्हें नेट क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट मिलता है उसके बाद उन्हें विदिन 3 ईयर्स में एमफिल या पीएचडी में एडमिशन लेना होगा, अगर वो MANF फेलोशिप को अवेल करना चाहते हैं। जैसे JRF के केस में होता है सेम, कि अगर आपने JRF कर लिया तो आपको विदिन 3 ईयर्स क्या है, एडमिशन लेना होता है। तो यहाँ पे भी वही है कि अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है, और अभी आपने एमफिल पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया है, तो आपका नेट क्वालिफाई हो गया। जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसके अगले 3 साल के अंदर अंदर आपको एमफिल और पीएचडी में एडमिशन लेना होगा, अगर आपको क्या करना है, MANF को अवेल करना है। जैसे JRF के केस में होता है आपका, सेम वैसे ही यहाँ पे सीन है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट कि ड्यूरेशन कितना होता है, कितने टाइम पीरियड के लिए मिलता है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है आपका एमफिल, अगर केवल आप एमफिल कर रहे हो तो वहाँ पे 2 साल के लिए आपको मिलेगा, 2 साल, या इन्होंने बोला है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ डिसर्टेशन। तो अगर आप अपनी डिसर्टेशन सबमिट कर देते हो वो उतने टाइम के लिए, या 2 साल, इनमें से जो भी जल्दी पूरा हो जाएगा उतने टाइम के लिए आपको ये ड्यूरेशन के लिए आपको यहाँ पे MANF मिलेगा, जिसमें कि आपको JRF मिलेगा 2 साल के लिए। SRF यहाँ पे कोई सीन है ही नहीं 2 साल के लिए, ठीक है। फिर है आपका PhD, जो कि आपकी 5 ईयर्स का मैक्सिमम यहाँ पे टाइम पीरियड है, जैसे JRF में हमने बताया है ऑलरेडी। तो 5 ईयर्स का यहाँ पे है, या इन्होंने बोला है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ PhD थीसिस, तो या तो 5 साल के लिए, या आपने PhD थीसिस, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स की PhD थीसिस 3 साल में ही सबमिट हो जाती है, 4 ईयर में ही हो जाती है। तो अगर आपका जो भी पहले हो जाएगा कंप्लीट, अगर 5 साल तक है, ठीक है, तो अगर मतलब आपने 7 साल लगा दिए तो आपको 7 साल तक नहीं मिलेगी, 5 साल तक मैक्सिमम है। और अगर 3 साल में कंप्लीट कर दी तो केवल 3 साल तक मिलेगा। तो यहाँ पे आपको उसके अंदर JRF जो है वो 2 साल के लिए मिलेगा, और जो बाकी 3 ईयर्स होंगे वो मिलेगा आपको SRF, जैसा सेम आपके JRF के केस में होता है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे फाइनल है कि अगर आप इंटीग्रेटेड एमफिल PhD कर रहे हो, कि एमफिल प्लस PhD आप कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको 5 ईयर्स का ओवरऑल मैक्सिमम ड्यूरेशन मिलता है। और इसके अलावा अगर आपका डेट ऑफ सबमिशन PhD थीसिस जो भी इनमें से जल्दी होगा, तो मैक्सिमम टाइम पीरियड 5 ईयर्स है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। उससे कम में हो गया तो उतने तक ही मिलेगा। यहाँ पर फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका रेट ऑफ फेलोशिप क्या है, तो ये रिवाइज हुआ है। तो अगर आप फेलोशिप साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस, जो कि आपका UGC नेट आ जाता है, 2 मैंने बताया था ना, UGC नेट होता है और एक CSIR नेट होता है। तो UGC नेट तो आपका 91 सब्जेक्ट में कराता है, जिसमें साइंस, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस आ जाता है, और एक आपका CSIR नेट कराता है जो बेसिकली आपके साइंस के सब्जेक्ट्स में कराता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई, UGC नेट क्या होता है, CSIR नेट क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन वीडियो का लिंक मतलब आई बटन पे आ जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है, कि क्या होता है UGC नेट और CSIR नेट। तो यहाँ पे दोनों के ही केस में आपको JRF जो है शुरू के 2 साल मिलेगा, वो 31,000 है, और आपका जो SRF मिलेगा वो आपको 35,000 मिलेगा, जो सेम आपको JRF क्लियर करने के केस में मिलता है ना, वही आपका यहाँ पे सीन है। उसके अलावा कॉन्टिंजेंसी क्या मिलेगी UGC नेट वालों को, इनके लिए शुरू के 2 ईयर्स 10,000 मिलेंगे, और रिमेनिंग 3 ईयर्स में 20,500। यहाँ पे अगर SRF है तो ऐसा JRF के केस में 10,000 मिलेगा कॉन्टिंजेंसी UGC नेट वालों को, और SRF के केस में उन्हें 20,500 मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पे CSIR नेट वालों के लिए है, उनके लिए थोड़ी कॉन्टिंजेंसी थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि साइंस में थोड़ा सा आपका ज़्यादा एक्सपेंस आता है ना। तो इनिशियल 2 ईयर्स में उनको 12,000 मिलेगा, और जो रिमेनिंग SRF का पीरियड होगा 25,000। उसके अलावा एस्कॉर्ट और रीडर असिस्टेंस आपको 2,000 मिलेगा, जो विजुअली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। तो ये आपका रेट ऑफ फेलोशिप है। और अगर आपको इससे ज़्यादा और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे मैंने वेबसाइट दे दी है आपको, ठीक है, ये गिवन है वेबसाइट। यहाँ पे जाके आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी पूरी डिटेल MANF के बारे में, और उसके अलावा लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हो। और UGC की भी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे गिवन है। तो अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ जो ऑफिशियल गाइडलाइंस इशू की हैं MANF से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका गाइडलाइंस फॉर द स्कीम ऑफ मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप विद इफेक्ट। ये चेंज हुए थे ना 1920 के लिए, यहाँ पे इन्होंने चेंज किया है। तो यहाँ पे बेसिक पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है फेलोशिप का, वही है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को रिसर्च वगैरह परस्यू करने के लिए एमफिल PhD के लिए फेलोशिप दी जाती है। उसके अलावा कौन कौन सी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन ले सकते हो इस फेलोशिप को अवेल करने के लिए, तो सेंट्रल या कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी जो सेक्शन 2F में आती हो, उसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटी जो सेक्शन 3 में आती हो आपके UGC एक्ट के अंदर, उसके अलावा जो इंस्टीट्यूशन फुली फंडेड हैं स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और लास्ट है आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने नोटिफाई किए हैं। तो इस लिंक पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको अंदर इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगे
तो इन सब में अगर आप एडमिशन लेते हो तो वहाँ से आप MNF के थ्रू अपनी PhD MPhil कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्या है, वही सेम माइनॉरिटीज़ आपका, उसके अलावा माइनॉरिटी से कैटेगरी से होने चाहिए, उसके साथ साथ आपको UGC नेट क्वालिफाई करना होगा या आपका CSIR नेट क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, ये बेसिक मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप एक बार डिटेल में पढ़ लेना। उसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट कि एक स्कॉलर जो है एक ही फेलोशिप को अवेल कर सकता है एक टाइम पे। ऐसा नहीं कि आप JRF भी ले रहे हो, ठीक है, और आप MANF भी ले रहे हो, आप कोई दूसरी वाली फेलोशिप भी ले रहे हो, नहीं, आपको केवल एक ही फेलोशिप लेनी है। यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि एक ही फेलोशिप आप एक टाइम पे कर सकते हो, नहीं तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे डिटेल में गिवन है और कुछ आप डिटेल में पढ़ लेना किस तरीके से सिलेक्शन होता है। तो टोटल आपके एक साल में 1000 स्लॉट्स निकलते हैं फेलोशिप के लिए। 1000 में से 750 जो हैं वो UGC नेट वालों के लिए होते हैं, जिनमें 91 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो रिमेनिंग 250 हैं वो होते हैं CSIR वालों के लिए, साइंस कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पे भी हमने 1000 पूरे ईयर के लिए बोला है, और एक ईयर में नेट जो UGC नेट एग्ज़ाम होता है वो आपका 2 बार होता है। ठीक है, तो वो डिवाइड कर दिया है इन्होंने 1000 स्लॉट्स को 500 में। तो इसी तरीके से डिवाइड हो जाएगा कि 500 में से अगर आप मतलब ट्वाइस एक साल में 2 बार होता है ना UGC नेट, तो एक बार में आपको 300 मिलेगा, 500 मिलेगा, और 500 में से 375 जो है वो UGC नेट वालों को मिलेंगे, और जो रिमेनिंग 125 सीट्स हैं, ठीक है, स्लॉट्स हैं, वो मिलेंगे आपके CSIR नेट वालों को। तो इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन होता है, नंबर ऑफ़ स्लॉट्स आपके दिए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बोला हुआ है आपका इम्पॉर्टेंट नोट कि आपका जो 30% फेलोशिप है, इसमें से भी जो आपका ऑलरेडी इतने सीट हैं 500 में से भी जो आपका 30% फेलोशिप है वो वुमेन कैंडिडेट्स के लिए है, ताकि उनको एम्पावर कर सकें हायर स्टडीज़ के लिए। ठीक है, और जो रिमेनिंग 70% होगा वो सबके लिए है, वुमेन और मैन। उसके अलावा यहाँ पे आप चेक कर लेना और डिटेल में, ठीक है, नॉर्मल चीज़ें बताई हुई हैं, डिटेल में चेक कर लेना। उसके अलावा ड्यूरेशन मैंने डिस्कस कर दिया है ऑलरेडी, रेट ऑफ फेलोशिप बता दिया है। HRA भी यहाँ पे गिवन है कि हाउस रेंट अलाउंस आपको 8, 16, 24% इस तरीके से मिलेगा। तो हाउस रेंट अलाउंस से भी रिलेटेड यहाँ पे है, अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो किस तरीके से मिलेगा, स्टडी कर लेना, लंबी हो जाएगी ना वीडियो, इसलिए इसका PDF का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा, यहाँ पे UGC आपकी नोडल एजेंसी है, ये सब यहाँ पे पढ़ लेना आप। सिलेक्शन किस तरीके से होगा आपका, MANF स्टूडेंट का जो है वो मेरिट बेस पे होता है। ठीक है, मैंने बताया ना आपका UGC का रिजल्ट आएगा, और जैसे आपका JRF क्लियर नहीं हुआ पर आपका क्वालिफाई हो गया और आप माइनॉरिटी उससे हो, तो आप चेक कर लेना, आपके बहुत मतलब चांसेस हैं। देखो, पहले आपका है JRF हो गया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, आपको JRF हो गया तो आपको फेलोशिप मिल जाएगी। लेकिन अगर आप क्वालिफाई करते हो, आपका 2-3% से रह गया है, 3-4% से, और आप माइनॉरिटी कैटेगरी से हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों के बहुत चांसेस होते हैं कि आप लोगों का जो मेरिट में नाम आ जाएगा, आपके मेरिट में MANF के लिए आप क्या हो जाओगे, मेरिट में आ जाओगे। तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो कोई सेपरेट फॉर्म नहीं है यहाँ पे फिल करने के लिए कि MANF हमें करना है। आपका जो UGC का रिज़ल्ट आएगा, आपने क्वालिफाई कर लिया है और आप माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपका JRF नहीं हुआ है, केवल क्वालिफाई कर लिया आपने नेट, तो वहाँ पर आपके चांसेस होते हैं कि आपका MANF में मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो, एक लिस्ट निकाली जाती है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे है कि जो भी माइनॉरिटी ये इस फेलोशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स की इनकम जो है वो 6 लाख पर एनम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे इनकम सीलिंग जो है 6 लाख पर एनम है। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पे मॉनिटरिंग किस तरीके से होगा, किस तरीके से आपका JRF से SRF में ट्रांसफ़र कराया जाएगा, पूरा प्रोसीजर है। तो एक बार एडमिशन ले लोगे तो आप उसके बाद पता चल ही जाएगा आपको। तो ये आप डिटेल में देख लेना, ठीक है, हर एक इन्फॉर्मेशन को, और किस तरीके से आपकी स्कॉलरशिप आएगी। तो ये जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो, ये उनकी तरफ से है बाकी सारा काम, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना उधर, ठीक है, UGC की तरफ। उसके अलावा यहाँ पे किस केस में आपका अवार्ड जो है वो कैंसिल हो सकता है, ये सब यहाँ पे गिवन है। ठीक है, चेक कर लेना। तो इस PDF का लिंक, ऑफिशियल गाइडलाइन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी, वहाँ से जाके आप प्लीज़ चेक कर लेना, ठीक है, डिटेल में। और कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें कमेंट में पूछ लेना आप लोग। बाकी मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया है क्या क्या सीन है यहाँ पे, ठीक है। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, ठीक है, वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना इस तरीके की वीडियोस के लिए, और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।